हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम चर्चा कर रहे थे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में एवं उसके अनुप्रयोगों के बारे में। तो अभी तक हमने बहुत कुछ चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से जो है जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हमारे जो है समाज के अंदर किया जाता है। ये जो हमारे चारों तरफ जो है हम जो भी एक्टिविटी देख रहे हैं, वो कृषि के क्षेत्र में देखें या हम किसी और क्षेत्र में देखें, तो वहां पर महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किए जा रहे हैं। इससे जो पहली कक्षा थी, जो पिछली कक्षा थी हमारी, उसमें हमने बात करी थी किसके बारे में, हमने बात करी थी ट्रांसजेनिक पौधों के बारे में। तो जो ट्रांसजेनिक पौधे हैं उनके अंदर हमने उसके उद्देश्यों को समझा था कि भाई इसमें जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या होने चाहिए, मतलब ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। फिर जीन प्रतिरोधता, जो प्रतिरोधक क्षमता है रोगाणुओं से, जीवाणुओं से, वो बचने की इसमें होनी चाहिए। उत्पादन अधिक होना चाहिए, इनमें विटामिन्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए। तो इन सभी के बारे में भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। और अगर हम बात करें तो हमने महत्वपूर्ण बात करी थी किसके ऊपर, बीटी कॉटन के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो हमारा बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक प्रकार का ये विषैला जैविक पदार्थ है। ठीक है, तो क्या करता है, जो कीट है जो इस फसल को नष्ट करता है उसको यह खात्मा करता है। ठीक है, तो पहले तो क्या करते थे, हम छिड़काव वगैरह करा करते थे केमिकल का, रसायन का, तो उससे फसल भी खराब होती थी और नुकसानदेह भी होती थी। तो हमने क्या किया, हमने जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक को इस्तेमाल करके उनके जीन में हेर फेर करी, अदल बदल किया, और उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमने इसको पौधे के अंदर क्या एंटर करवा दिया, बीटी एंटर करवा दिया। ठीक है, तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें जो इस प्रकार का जो कार्य किया गया इंडिया के अंदर, वो किसमें किया गया था, बीटी कॉटन के अंदर, यानी कि बीटी कपास के अंदर किया गया था। आई बात समझ में। फिर इसके बाद हमने किसकी बात करी, इसी टेक्नोलॉजी का, इसी तकनीक का जो इस्तेमाल है वो कहां पर क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी का गोल्डन राइस बनाने में। ठीक है, तो ओरिया सटाइवा, हमने इसका परजीवी हमने बात कर ली थी इसके बारे में। ठीक है ना, दोनों जीन हमने देख लिए थे, PSY जीन देख लिया था हमने और CTRL जीन भी देख लिया था। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जो एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है, उसमें उसके अंदर एंटर करवा के हम क्या करते हैं, एक चावल की नई किस्म को तैयार करते हैं। और हमने ये भी बात करी थी कि इसके भीतर जो इसका सुनहरा रंग होता है, जो गोल्डन रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है, इसमें एक वर्णक उपस्थित होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन की वजह से जो होता है इसका सुनहरा रंग होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस भी बोलते हैं, यानी कि सुनहरा चावल भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहां पर गोल्डन राइस की। हमने चर्चा कर ली कि गोल्डन राइस जो है वो किस प्रकार से बनता है और चावल में किस तरह से प्रविष्ट कराकर उसकी जो नई संततियां हैं वह बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे यहां पर कि किस प्रकार से जो है, जैसे हमने तंबाकू भी खेप की बात भी करी थी, तंबाकू की जो फसल होती है उसके अंदर भी क्या है, इसका बीटी का यूज किया जाता है। मक्के की जो फसल है उसमें भी बीटी का यूज किया जाता है। ठीक है, टमाटर की फसल है, तो ये सब फसलें, सोयाबीन की फसल हो गई, इन सभी के अंदर क्या फिर बाद में बीटी का यूज किया गया। ठीक है, ताकि इसमें जो है अनवांटेड वीड्स को हटाने की या प्रतिरोधी ये जो कीट हैं इनको खत्म करने के लिए तकनीक इजाद की जा सके। ठीक है, तो उससे हमें क्या हुआ, उससे हमें जो है अत्यधिक मात्रा के अंदर हम बात करें तो कि हमें पैदावार भी प्राप्त हुई, और जो ये कीट थे इनका भी यहाँ पर नाश हुआ, इनका भी कीट भी नष्ट हो गए थे। ठीक है, चलिए अब हम इसमें क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे RNA इंटरफेरेंस के बारे में। किसके बारे में, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में हम चर्चा शुरू करने वाले हैं, वो है RNA अंतःक्षेप के बारे में या RNA इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमारी हेडिंग नोट डाउन कर लेंगे। हम बात करेंगे यहां पे RNA अंतःक्षेप के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, RNA इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस। ठीक, या इसको हम क्या बोलते हैं, RNA अंतःक्षेप भी बोलते हैं, RNA अंतःक्षेप, अंतःक्षेप भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं,
जीन साइलेंसिंग के नाम से भी इसे हम जानते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग। किस नाम से जानते हैं इसको बच्चों, इसको हम जीन साइलेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम जीन साइलेंसिंग कहते हैं। अब देखिए हमें पता है कि आरएनए इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये किसके लिए काम में ले रहे हैं, तंबाकू के लिए काम में ले रहे हैं। तो तंबाकू के बारे में तो आप सब जानते हैं, ठीक है, आपने बड़े बड़े ऐड भी देखे होंगे, बड़े बड़े लोग ऐड भी करते हैं, बड़े बड़े लोग कुछ नहीं करते, पैसा मिलता है तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। आप जानते हैं मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है, लेकिन हमें तो यहाँ पे पढ़ना है भाई आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। तो देखिए आरएनए इंटरफेरेंस की हम बात करें तो क्या है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और फिर आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि जो श्रृंखला है क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक। तो पहले क्या होगा, डीएनए का निर्माण होगा, फिर आरएनए का, और फिर प्रोटीन का। अब अगर मान लीजिए प्रोटीन का निर्माण करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, आरएनए की आवश्यकता है। अब अगर यहां पर आरएनए इंटरफेरेंस ही ना हो तो क्या प्रोटीन बन पाएगा, बताइए मुझे आप। क्या अगर आरएनए इंटरफेरेंस ना हो, अंतःक्षेप ना हो, ठीक, तो आरएनए नहीं बन रहा है, तो उस दिशा में क्या होगा, उस दिशा में क्या प्रोटीन का निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब वो क्यों नहीं हो पाएगा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए से किसका निर्माण होता है, आरएनए, डीएनए से आरएनए, ठीक है, तथा आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इससे डीएनए और डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और यह जो सबसे पहले दिया था, ये जो खोज की थी इसकी, वो उसने की, कितने की थी, किन्होंने की थी, यह सर्वप्रथम किसने दिया था, एंड्रयू फायर, एंड्रयू फायर, और किसने दिया था, क्रेग मेलो, क्रेग मेलो ने दिया था। और जो इन्होंने सबसे पहले टेस्ट किया वो किस पे किया, इन्होंने यह प्रयोग किया जिसके लिए क्या मिला इनको, नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति भी हुई थी। किस पे किया, सी एलिगेंस पे किया, किस पर किया, सी एलिगेंस पे किया, ठीक है। अब जो ये सी एलिगेंस है ये क्या है, टोबैको, ठीक है, क्या है, टोबैको। अब टोबैको का मतलब क्या हो गया, तंबाकू। तो आपने तंबाकू वाले लोग देखे हैं, अरे भाई बताइए, देखे ही नहीं देखे हैं, तंबाकू वाले लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उनके हाथ चलते हैं कंटिन्यू, दिख रहा है आपको, जैसे मेरा हाथ चल रहा है अभी, ठीक। क्या करते हैं, ऐसे बातें करते रहते हैं और बस एक अंगूठी, सॉरी उंगली, जो अंगूठा है वो हथेली पर चलता रहता है कंटिन्यू। और क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ऐसे करते, थप्पी लगाते हैं और धूप उड़ा के, और ये ऐसे दबा लिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं था बच्चों, मेरे हाथ में तो चौक थी, वो और मुंह में चली गई, आपको बताने के चक्कर में। तो समझ गए, तो यहां पर किसका यूज किया जा रहा है, टोबैको है। सबको पता है टोबैको हानिकारक होता है? ये तो सेहत के लिए बापू हानिकारक है, लेकिन फिर भी बापू भी खाते हैं, खाते ना, किसी न किसी के बापू तो खाते होंगे,
जिसके नहीं खाते वो समझदार है। तो नुकसान इसके ज्यादा थे, तंबाकू के नुकसान ज्यादा थे, तो इसकी फसल को बचाने के लिए क्या किया गया, इसका उपयोग किया गया। ठीक है, देखिए नुकसान है लेकिन फिर भी किसकी पैदावार करनी है, खपत ज्यादा है ना, लोग शौकिया खाते हैं। तो तंबाकू का क्या है, एक प्रकार का हम कहते हैं कि नशा होता है, नशा। ठीक है, और वो नशा कैसा है, लोगों को लगता है हाँ हाँ बिल्कुल मंत्र मुग्ध एकदम। ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक में भी क्या लोगों को बड़ा मजा आता है, लेकिन एक समय के पश्चात जो मजा होता है वो सजा में बदल जाता है। ठीक है, तो किसी ने गलत थोड़ी कहा है कि मजे की सजा तो मिलती ही मिलती है, तो सजा मिलेगी ना। यानी कि लंबे समय तक अगर किसी ने तंबाकू का सेवन किया है, तंबाकू या तंबाकू जिसे हम बोलते हैं, तंबाकू का सेवन किया है, तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, कई गंभीर परिणाम भी जो है उन्हें भुगतने पड़ते हैं, लंग्स के जो है बीमारियां हो जाती हैं। अब नाम क्या लें, आप सब जानते ही हैं उसके बारे में। ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए, सेवन से बचना चाहिए। तो अब यहां पर क्या किया गया, यहां पे इसको बचाया गया किसके द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा। क्योंकि यहां क्या हो रहा था, एक तरह से जो इंटरफेरेंस था उसमें जो आरएनए था वो नहीं हो रहा था। ठीक है, आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बन रहा था। तो बेसिकली हुआ क्या, यहां पर जो निमेटोड्स हैं, तो हमने टोबैको का यूज कर लिया पहले, टोबैको का यहाँ पे यील्ड हुआ। ठीक, तो जो निमेटोड हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो मेल्डिगन निमेटोड जो है, इसमें निमेटोड इस पे हमला करता है, किस पे, इसकी जो डाइकोट होती है, जो रूट होती है, उस पे जाके यह हमला कर देता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम किसकी बात कर लें, हम इसमें बात कर लें कि इसमें इस पर निमेटोड मेल्डोजीन, ठीक है ना, इस पर निमेटोड मेल्डोजीन इनगोटेनिशिया जो है हमला करता है। इस पर निमेटोड मेलोडेग्नी इनकोग्निशिया, ठीक है, क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, संक्रमित करता है किसको, रूट्स को, इसकी जड़ों पर आक्रमण करता है। क्या कर रहा है ये, इसकी जड़ों पर आक्रमण करता है, यानी कि जो इसका डाइकोट होता है उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो सपोज कीजिए आप कि ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये डाइकोट का भाग हो गया। ठीक है, या इसको हम बोल देंगे रूट। उसमें क्या करता है, यह अटैक करता है और इसको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, यूकेरियोटिक जो सेल्स होती हैं, उनमें तो ये क्या होता है, कैसा होता है, एक प्रकार का प्राकृतिक जो डिफेंस का गुण होता है। कैसा होता है, प्राकृतिक डिफेंस का गुण होता है। किसके भीतर हम बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका में यह गुण प्राकृतिक होता है, यह गुण प्राकृतिक होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका सेल्स में क्या हो रहा है, ये जो गुण है इसका यह प्राकृतिक होता है। किसका, जो डिफेंस का गुण होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, जो डिफेंस का गुण है वो इसमें प्राकृतिक होता है। अब जो इसमें डिफेंस का गुण प्राकृतिक होता है वो काम किस तरह से करता है, किसी अगर हम बात करें यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये हमने क्या बनाया, एक भाग बनाया,
ठीक है, ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर हमने क्या काम में लिया, यहां पे क्या इसका जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए वाला भाग, तो ये क्या हो गया, ये भाग हो गया, और इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। यहां पे क्या आया, डीएस डीएनए, ठीक है, यानी ये किसमें, डबल स्टैंड फॉर्म में, इस तरह से, ये देखिए डीएस डीएनए आ गया। अब ये डीएस डीएनए किस में कन्वर्ट होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में, यानी कि अगर हम बात करें द्विसूत्री, तो ये कैसा हो गया, यहां पर द्विसूत्री डीएनए हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, यहां पे डीएस आरएनए हो गया, कैसा हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, ये कहलाएगा द्विसूत्री आरएनए, ठीक है, यानी कि आरएनए। आती है बात समझ में, तो ये कैसा हो गया, आरएनए हो गया। और यहां पर हमने काम में किसको लिया, यहां पर जाएगा टीआई प्लाज्मिड, क्या इस पे लिया हमने, टीआई प्लाज्मिड को लिया है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक। अब ये द्विसूत्री आरएनए हो गया, अब यहां पे क्या करेगा, इस पे भी यहां पे क्या होगा, दो स्टैंड बनेंगे इस प्रकार से, कैसे बन गए, यहां पर दो स्टैंड का निर्माण हो गया। एक तो कौन सा हो गया, पहला तो हो गया सेंस, एक तो कैसा हो गया, एक तो बोल दिया हमने सेंस, ठीक है, और दूसरा कैसा हो गया, एंटीसेंस। दूसरा कौन सा हो गया, एंटीसेंस हो गया। तो यहां पर दो प्रकार के जो डीएनए हैं इनका निर्माण हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा था, इधर देखिए, यहां पर हमने देखा कि जो निमेटोड है वो क्या कर रहा है, यहां पे जो है बेसिकली इनकॉग्निटो होता है, ये संक्रमण करता है, ठीक है। तो यहां पर जो ये टूटता है, दोनों स्ट्रैंड जो टूट रहे हैं, ये किसमें काम में आते हैं, यहां पर जो डाइसर प्रोटीन होता है वो इनको ब्रेक करता है। तो कौन सा प्रोटीन है, डाइसर प्रोटीन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन काम में आ रहा है, यहां पर जो डाइसर प्रोटीन है वो काम में आ रहा है, ठीक। और ये क्या कर रहा है, यह है आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि siRNA को बना रहा है, siRNA, ठीक है। तो ये कैसा है, आरएनए इंटरफेरेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस आरएनए। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, अंतरक्षेपण के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतरक्षेपण। आई बात समझ में, ठीक है। और ये क्या है, ये यहां पर है हमारी परपोषी कोशिका, क्या है, परपोषी कोशिका, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए तो यहां पे किसका गया, इस तरह से जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है, तो यहां पर जो है किसका निर्माण हो जाता है, यहां पर निर्माण हो जाता है रिस्क का, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस इसको हम कह देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, चलिए ठीक। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ये बनता है तो यहां पर जो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसा हो जाता है, यहां पर एक्सप्रेशन जीन का खत्म हो जाता है। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, इस पर, यहां पर जीन का एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन
खत्म हो जाता है, ठीक है। और जब जैसे ही जीन का एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है तो क्या कर देता है, एक तरह से ये इसमें जो है अंदर एंटर हो जाता है और इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन को खत्म कर देता है। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने क्या करा, बेसिकली हमने बात करी किसकी, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो आरएनए इंटरफेरेंस में जो जीन साइलेंसिंग में जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें डीएनए से क्या हो रहा है, आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। सर्वप्रथम जो एंड्रयू फायर और जो क्रैग मेलो थे उन्होंने प्रयोग किया था किस पे, सी एलिगेंस के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, तंबाकू। तो तंबाकू इस पर क्या है, जो निमेटेड होते हैं, जो मैलिग्नो इंकोग्निटिया है, मैलिग्नो इंकोग्निशिया, ठीक है, क्या करता है, इस पे इसकी जो रूट्स होती हैं उनको जाकर ये संक्रमित करता है, उन पर यह अटैक करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने बात करी कि यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, विशेषतम प्राकृतिक गुण होता है, किस चीज का, यह गुण होता है इसमें प्राकृतिक, इसमें जो है इस तरह के रोकने का, ठीक। तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक सेल बनाई, ठीक है, यहाँ पे क्या, ये प्रपोषी कोशिका है, इसके अंदर क्या है, यहाँ जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड डिसोसिएट डीएनए को यहाँ पे प्रविष्ट करवाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डीएस यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण हुआ। इसमें क्या होता है, दो स्ट्रैंड बनते हैं अलग अलग, एक तो सेंस होता है और एक एंटी सेंस होता है, ठीक है। और इनका जो ब्रेकडाउन होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे डाइसा प्रोटीन के कारण होता है। इससे क्या बनता है, siRNA बनता है, यानी कि इंटरफेरेंस आरएनए बनता है। और इससे क्या होती है, RISC यानी कि इंटरफेरेंस आरएनए का यहाँ पे प्रभाव होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जीन है जिसका एक्सप्रेशन जो है वह जो है खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने आरएनए इंटरफेरेंस को समझ लिया, आपकी बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने आरएनए इंटरफेरेंस को देख लिया कंप्लीटली। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये जो RISC है ये क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है आरएनए, ये है आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग, हमने इसको क्या बोला था, साइलेंसिंग भी बोला था, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो RISC की फुल फॉर्म क्या हो गई, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। आती है बात समझ में? तो यहां पर इस प्रकार से क्या होगा कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है ये क्या करती है, यह अपने आप से जो है इस चीज से प्रोटेक्ट करती है, किसको, अपने आप को। तो यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें यह गुण होता है, ठीक है। आ गई बात समझ? क्लियर है? नोट डाउन आपने कर ही लिया है। अब हम किसकी बात करेंगे, देखिए यहां पर हमने गोल्डन राइस को भी समझ लिया था, हमने बीटी कॉटन को भी समझ लिया, हमने आरएनए इंटरफेरेंस को भी समझ लिया, तंबाकू के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। छैनी, जर्दा, गुटखा, ये सब किसका भाग है, तंबाकू का भाग है, ठीक है। और तानसेन, विमल, बोलना नहीं चाहिए लेकिन क्या है, ये सब गुटके ही है, तंबाकू है। तो जो सिगरेट होती है इंजीरियस टू हेल्थ होती है, लिखा हुआ रहता है डब्बे के ऊपर, लेकिन फेफड़ा भी बना हुआ रहता है उसके अंदर। कभी देखोगे ना आप तो जो बॉक्स होता है उस पर फेफड़ा बना हुआ होता है, ठीक है, नहीं बना हुआ होता। चलिए पहले क्या फेफड़ा बना हुआ आता था, ठीक है ना। आजकल क्या है कि वो मुंह बना हुआ आता है भाई, कि अगर मान लीजिए कोई कंडीशन खराब हो जाए तो ये तंबाकू के जो पाउचेस आते हैं इन पे भी क्या है कि वो जो है पीछे ऐड दे देते हैं कि देखो भाई इसको खाओगे तो ऐसा मुंह हो सकता है। देखते हो ना, तो देखना कभी, तो देख के डर लगेगा। अगर ऐसा लाइव पेशेंट देख लोगे ना तो दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन वही वाली बात है, शुरू शुरू में तो हाँ आनंद आता है ना आनंद, फिर बाद में मजे की सजा मिलती है, सबको मिलती है, फिर भी समझते नहीं है यार। जब हो जाता है फिर समझ जाते हैं, या तो समझ जाते हैं या समझने लायक रहते ही नहीं है, ठीक है। तो कहाँ चले जाते हैं, जहां से कोई आता ही नहीं। समझते हैं आप, तो समझदार हैं सब। चलिए, तो हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली, आरएनए इंटरफेरेंस की बात भी कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी चिकित्सा प्रणाली है उसके अंदर इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चिकित्सा प्रणाली के अंदर मूलभूत दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, उनका भी जो इस्तेमाल है वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब उनका जो निर्माण है वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सभी प्रकार की जो वैक्सीन्स हैं
वैक्सीन का जो निर्माण हुआ है वह भी किसकी वजह से हुआ है, इस जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आप देखिए कि अगर हम कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है, जो मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है ही सही, साथ में क्या है, क्रिटिकल भी है, यानी कि असामान्य कह सकते हैं जिनको हम, तो उनसे बचाव के लिए जो बचपन से ही वैक्सीनेशन कराया जाता है, जिसे हम टीकाकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टीकाकरण के लिए जो वैक्सीन बनी है, जो दवाइयां बनी हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई, यह भी सब जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर चिकित्सा प्रणाली में जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आ गई बात समझ में? चलो, तो इसको तो हम रब कर देते हैं क्योंकि यह आपने लिख लिया है। चर्चा कर लेते हैं चिकित्सा प्रणाली के अंदर होने वाले इसके उपयोग के बारे में। ठीक है, चलिए, तो चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा। ठीक है, चलिए, तो स्वस्थ रहना है और स्वस्थ एक दूसरे को बना के रखना है। तो अगर देखिए यहां पर जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है चिकित्सा में, तो इसमें क्या होता है, जो पुनर्योगज डीएनए होता है, ठीक है, या पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभाव है। किसमें है, स्वास्थ्य सुरक्षा में अधिक प्रभाव है। तो यहां पे हम किसकी बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे यहां पर चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने बात करी थी, चलिए कुछ बिंदु लिख लेते हैं। तो इसमें पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए अर्थात प्रौद्योगिकी विधियों, प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में क्या है, यहां पे अत्यधिक उपयोग किया गया, या अत्यधिक उपयोग हुआ, अब जो अत्यधिक उपयोग हुआ वो किस दिशा में हुआ, इससे कई प्रकार की जो है दवाइयों का व औषधियों का जो है निर्माण किया गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि इस विधि के द्वारा अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों की हम बात करेंगे, चिकित्सा में काम आने वाली औषधियां, चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन किया गया। यानी कि अगर हम बात करें तो लाइफ सेविंग ड्रग्स का निर्माण किया गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स का, या जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स भी बोलते हैं, ड्रग्स का निर्माण किया गया। आती ही बात समझ में? ठीक है, या फिर निर्माण संभव हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें वैक्सीन, इसको हम क्या बोलते हैं,
टीकाकरण, टीकाकरण। तो टीकाकरण की अगर हम बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन है, जो हेपेटाइटिस का टीका हो गया, पोलियो का वैक्सीन हो गया, ठीक है, टीबी, खसरा इत्यादि के जो हैं टीके होते हैं, ठीक। तो इन टीकों का क्या निर्माण किसके द्वारा किया गया? बायोटेक्नोलॉजी की विधि द्वारा किया गया। तो हम इन टीकों का निर्माण एक मतलब अधिक संख्या में जो हमने किया वो किसके कारण कर पाए? हम बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही कर पाए, ठीक है। आज की डेट में भी कोई असाध्य बीमारी है तो उसका जो टीकाकरण हो रहा है, ठीक है, ये टीकाकरण करवाया जा रहा है, तो किसके द्वारा बनाया गया है? वह बनाया गया है यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। यानी बिना बायोटेक्नोलॉजी का यूज किए हम जो है इस प्रकार की क्रिया को नहीं कर सकते हैं। आती है बात समझ में? ठीक है, चलिए अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योजन चिकित्सीय जो औषधियां हैं, ठीक है, विश्व भर में मनुष्यों में प्रयोग में ली जा रही हैं। 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियां, चिकित्सीय औषधियां संपूर्ण विश्व में मानव के प्रयोग हेतु क्या है? स्वीकृत है, ठीक है। जिसमें से मुख्यतः 12 तो कहाँ है? भारत में ही बन रही हैं। जिसमें से मुख्यतः 12 पुनर्योगज औषधियां भारत में निर्मित हैं। औषधियों भारत में निर्मित हैं, ठीक है। तो जब कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, कोई नया कोई साल्ट जो इजाद किया जाता है उसके बारे में ढूंढा जाता है, तो सीधे में मानवों पर प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं? जानवरों के ऊपर, जिसकी जो है हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है वह किस पे सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है? वो किस पर होती है? चूहों के ऊपर होती है, ठीक है ना। तो किसी भी जीव के ऊपर जो है पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, फिर उसके लिए मानव समाज के कल्याण के लिए उसके ऊपर शोध किए जाते हैं, और फिर शोध पूरा होने के बाद जब टेस्टिंग कंप्लीट होती है, उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिलता है, तो उस अवस्था में क्या किया जाता है? मानव कल्याण के लिए, मानव समाज के प्रयोग हेतु इनको जो है WHO द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सभी देश हैं पूरे संसार के, विश्व के, वो सभी इसमें सम्मिलित होते हैं, और उनकी आपसी राय के हिसाब से फिर क्या किया जाता है? इनको सभी के लिए, मानव समाज के लिए इनको उपयुक्त माना जाता है, और फिर इनको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी जब कोई वैक्सीन होती है, कोई टीकाकरण के लिए कुछ नई चीज बनती है, तो सबसे पहले जो उसका इस्तेमाल है वह जानवरों पर किया जाता है। तत्पश्चात ही कोई निष्कर्ष निकलता है, और उसके पश्चात ही इनको जो है विश्व स्तर पर इनको यहाँ पर जो है निर्मित किया जाता है, और उनका संपूर्ण विश्व में प्रयोग हो तो उनको स्वीकृति उन्हें प्राप्त होती है, ठीक है। तो चिकित्सा क्षेत्र में आज भी हमने इसका कई उपयोग हो रहे हैं। जैसे हमने जीन थेरेपी की बात करी थी, ठीक है। जीन थेरेपी का जो भाग है वो इसी का पार्ट है, लेकिन हमने उसको समझने के हिसाब से हमारे पिछले वाले चैप्टर में हमने देख लिया, ठीक है। तो जीन थेरेपी भी क्या है, वहां पे हमने क्या बात करी थी? जीन थेरेपी के अंदर जो थेरेपी दी गई थी उसके अंदर 4 वर्ष की जो बालिका थी, सबसे पहले उसको दी गई थी, ADA डेफिशिएंसी थी, ठीक है ना। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट था, उसके थ्रू किया गया। तो यानी कि कोई भी जो
डेफिशिएंसी जो चली आ रही है, अनुवांशिक जिसको हमने कहा था, तो उसके हम जो डिफेक्टिव जीन जो होता है या डीएक्टिवेट जीन होता है उसको हटा के हम क्या करते हैं, एक्टिव जीन को ट्रांसमिट कराते हैं और उस प्रकार से उस पर हम रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। ये हमने जीन थेरेपी के अंदर भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो कैसे देते हैं, एक तो ट्रांसप्लांट के थ्रू, और क्या करते हैं फिर एंजाइम्स को दिया जाता है, उसके थ्रू हम यहाँ पे जो है जीन थेरेपी करते हैं। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हुई है। और आज की डेट में जो स्टेम सेल्स की जब हम बात करते हैं वो भी किस में है, इस मेडिकल क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा प्रणाली का ही भाग है। और ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया, ये सब कुछ संभव हो पाया है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हमने किसकी बात करी, आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस यानी कि आरएनए अंतःक्षेपण की हमने बात करी, उसको हमने समझा। और तत्पश्चात हमने किसकी चर्चा करी, उसके बाद हमने चर्चा करी यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र में इसके उपयोग के बारे में। आरएनए जो इंटरफेरेंस था उसमें हमने किसकी बात करी थी, तंबाकू के बारे में भी बात करी थी। तंबाकू इंजीरियस होता है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा था कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने का जो है एक अभिलाक्षणिक इनमें गुण जो होता है इसके अंदर पाया जाता है। उसके बारे में हमने चर्चा करी। चिकित्सा क्षेत्र में जो योगदान था उसकी हमने बात करी, किस प्रकार से जो है यहाँ पर संपूर्ण जो है पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य सुरक्षा में सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है, दवाइयों को बनाने में, औषधियों को बनाने में। और पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करें तो 30 प्रकार की जो है ये औषधियां जो है वो स्वीकृत है मानव के उपयोग हेतु, जिसमें से 12 तो भारत में ही निर्मित है। इसके बारे में हम चर्चा कर ली। वैक्सीनेशन को हमने समझ लिया कि जो भी वैक्सीन बनती हैं वो किसकी वजह से बनती है, बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही, कि युद्ध से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट पोर्शन को कवर अप किया। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से ह्यूमन इंसुलिन के निर्माण के बारे में। भाई किस प्रकार से जो है सर्वप्रथम जो है एक हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक जो इंसुलिन है उसको बनाया गया। वरना जो इंसुलिन है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता था, जानवरों और सूअरों को मारकर उनमें से जो है इंसुलिन को प्राप्त करते थे। लेकिन जो पहला सिंथेटिक जो इंसुलिन बनाया गया वो एली लिली कंपनी के द्वारा, दो की अमेरिका की कंपनी थी, उसके द्वारा 1983 के अंदर ये बनाया गया। ठीक है, जिसको ह्यूमुलिन नाम दिया गया था। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे खुल के कि किस प्रकार से निर्माण होता है और किस प्रकार से इसका जो है ये बनी उसके बारे में। चलिए बच्चों, आशा करता हूं कि जो भी हमने आज पढ़ा है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।